हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी कि जो एक लोकतांत्रिक सरकार होती है उसके एलिमेंट्स यानी तत्व क्या होते हैं। हमें आज की इस वीडियो में इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से कवर करना है और समझना है कि इस चैप्टर से आपके किस किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। फिलहाल के लिए इसमें क्वेश्चन तो बहुत कम ही आएंगे, लेकिन ये चैप्टर आपको आगे के टॉपिक्स को समझने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए आइए समझते हैं कि व्हाट इज द की एलिमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट। तो देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि जो हमारा देश है ना, हमारा देश या कोई भी देश होता है उसमें जो डेमोक्रेसी होती है, यानी लोकतंत्र जो होता है वो दो तरीके का होता है ना। डेमोक्रेसी जो होती है वो कितने तरीके से, दो तरीके से होती है। एक होती है, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष, अभी दोनों में बताऊंगा, लोकतंत्र यहाँ पे लिख लेते हैं। कितने तरीके से होता है, दो तरीके से। एक हो गया प्रत्यक्ष और दूसरा हो गया अप्रत्यक्ष। दूसरा कैसे हो गया, अप्रत्यक्ष। इंग्लिश में बोलेंगे इसको डायरेक्ट और इसे इंग्लिश में बोलेंगे इनडायरेक्ट। अब इसका मतलब क्या होता है तो वो हमें समझना है। देखिए, डेमोक्रेसी कितने टाइप की होती है, दो तरीके की होती है। एक होती है डायरेक्ट, दूसरी होती है इनडायरेक्ट। अब यहाँ पे समझिए कि जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है उसमें जो लोग हैं, पीपल है ना, यानी हम लोग जो आम लोग हैं जिनकी उम्र 18 साल के, कई साल के, जो जितने भी लोग हैं जो मतलब कि वयस्क हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कोई लॉ बनाते हैं, वो कोई लोग रूल बनाते हैं कि ताकि वो काम कर सके। यानी कैसे काम करना है, कोई भी अगर मान लो कोई देश है तो देश में काम करने के लिए नियम होने चाहिए ना। तो नियम कौन बनाएगा, यहाँ पे नियम जो बनाएंगे पीपल बनाएंगे, है ना। रूल किस कौन बनाएगा, पीपल बनाएंगे। लॉ रूल तो ये सब कौन बनाएगा, पीपल बनाते हैं। या फिर कह सकते हो इनका पार्टिसिपेशन जो होता है वो डायरेक्ट पीपल का होता है। लोग खुद जाते हैं और जो भी काम करना है वो खुद से एक सहमति देते हैं कि मुझे ये सही लग रहा, मुझे सही नहीं लग रहा। लेकिन जो एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, इसमें क्या होता है, देखिए अप्रत्यक्ष का मतलब सीधा सीधा नहीं, इनडायरेक्ट। जैसे मैंने मान लो मुझको कोई एक सामान जो है मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को देना है। अब मैं अपनी गर्लफ्रेंड को डायरेक्ट थोड़े ना दूंगा, इतना बड़ा थोड़ा ना चूतिया हूं कि अपनी गर्लफ्रेंड को डायरेक्ट दे दो ताकि फंस जाऊं, पता चल जाए। ऐसा नहीं करूंगा। मैं उसकी सहेली या अपने दोस्त, या फिर अपने दोस्त को उसकी सहेली को दिवाऊंगा कि ये लो सामान, जाके उसको दे देना और वो उसको दे देगी। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट। ये डायरेक्ट नहीं होगा, ये इनडायरेक्ट होगा, क्योंकि मैंने तो उसको दिया नहीं लेकिन फिर भी वो पहुंच गया ना। क्यों पहुंचा, क्योंकि मैंने इसमें इनडायरेक्ट तरीका बनाया। तो इनडायरेक्ट मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट का मतलब होता है यहाँ पे जो पीपल, लोग, यहाँ पे कौन, पीपल, वो क्या करते हैं, वोट डालते हैं। और वोट कौन डालेगा, जिसकी एज कितनी हो, 18 ईयर्स, है ना, 18 ईयर से प्लस हो, उसको वो वोट डाल सकता है। अब वो जो वोट डालेगा तो वोट डालने के बाद एक नेता चुनेगा जिसको हम बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव, अपना प्रतिनिधित्व। यानी जो हमारा प्रतिनिधि करेगा किस काम में, लॉ बनाने में, नियम बनाने में, कानून बनाने में, वो हम सिलेक्ट करेंगे, है ना। वो हम सिलेक्ट बोले इलेक्ट करना, ठीक है। तो क्या करेंगे, वोट डाल के क्या करेंगे, एक हम प्रतिनिधि चुनेंगे। क्या चुनेंगे, प्रतिनिधि चुनेंगे, यानी रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे। क्या चुनेंगे, रिप्रेजेंटेटिव। याद रखना मेरी इस बात को, रिप्रेजेंटेटिव आगे चल के बहुत काम आएगा, ठीक है। तो हमने क्या चुना है, अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुना है। ये कैसे चुना, ये हमने इलेक्ट करके चुना। कैसे, इलेक्ट, या फिर बोल सकते हो इलेक्शन के माध्यम से, चुनाव के माध्यम से हमने ये चुना। समझ में आई कि नहीं बात, कि लोकतंत्र में क्या होता है। और लोकतंत्र में मतलब लोकतंत्र तो सिंपल सा है कि जो है जिसमें लोग गवर्न करते हैं, यानी लोग जो है अपना नेता चुनते हैं डायरेक्ट, है ना। यहाँ पे देखिए तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, आई होप आपको समझ में आएगा, ये आपको क्लास 10th में बेहतरीन तरीके से समझने को मिलेगा। फिलहाल के लिए यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं कि लोकतंत्र कितने प्रकार का, दो प्रकार का, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष क्या होता है, इसमें लोग डायरेक्ट जो है रूल करते हैं। जैसे कोई देश है उसमें कम जनसंख्या है तो वहाँ पे लोग कहेंगे चलो हम ही लोग आके यहाँ पे बता दे रहे हैं यहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें करनी चाहिए। 10-15 हजार लोग हैं तो एक जगह पे इकट्ठा होते हैं, उनके वोटिंग कराई जाती होगी। इस तरीके से करते कोई लॉ बनाना तो उसमें सभी लोग सहमति देते होंगे। लेकिन जब कोई देश बहुत बड़ा है, उसमें लोग बहुत ज्यादा रहते हैं, तो वहां पे डेमोक्रेसी होनी चाहिए, लेकिन कैसी, वो होनी चाहिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पे अगर आप समझिए तो लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र याद रखना, लोकतंत्र वो होता है जहां पे लोग अपना नेता स्वयं चुने। लेकिन नेता स्वयं चुनने से बहुत बड़ी बात है। देखो, लोकतंत्र को हम सिंपल डेफिनेशन कह सकते हैं जिसमें लोग अपना नेता चुन सकें, लेकिन अगर लोगों के मन में ये डाल दिया जाए कि तुम्हारा नेता यही बेस्ट है,
तो तुम और किसको चुनोगे? और सेकंड पॉइंट कि अगर तुम्हारे पास एक ही नेता चुनने को हो तो दूसरा चुनोगे क्यों? जैसे चाइना में होता है, चाइना में एक ही व्यक्ति है और उसी को चुनना पड़ता है। इसी तरीके उत्तर कोरिया में है ना, नॉर्थ कोरिया सॉरी, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे तो भाई तानाशाही चलती। अगर तुम किसी और को वोट, भाई पार्टी ही नहीं तो दोगे किसको? तो यहाँ पे तो लोकतंत्र नहीं है। इसी तरीके से भारत में होने वाला है, क्योंकि इंडिया में भी तो एक तरीके से देखो तो तानाशाही आ रही है, क्योंकि दूसरे किसी को वोट देने नहीं दिया जा रहा है, या किसी दूसरे पार्टी के नेता को खड़े होने तक नहीं दिया जा रहा है, उसको खरीद लिया जा रहा है या फिर उसको जेल डाला जा रहा है। तो ये क्या है, एक तरीके से कह सकते हो वो है। लेकिन मैं फिलहाल इस चीज़ में ज़्यादा नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि पॉलिटिक्स बहुत डेंजरस चीज़ है और मुझे नहीं पता। मैं बीजेपी का फ़ैन हूँ और मुझे पसंद, मतलब बीजेपी का फ़ैन को या किसी का भी फ़ैन को, मैं सबका फ़ैन हूँ। जब कोई अच्छा काम करेगा मैं उसकी तारीफ़ करूँगा, जब कोई बुरा काम करेगा मैं उसकी निंदा करूँगा। लेकिन अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसकी तारीफ़ भी करनी चाहिए, लेकिन अगर कोई बुरा काम कर रहा है तो उसकी खिंचाई भी करनी चाहिए। ये एक सच्चे नागरिक का धर्म होता है। आई होप आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमने समझा है कि लोकतंत्र होता क्या है। अब देखिए लोकतंत्र के कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि पहला फीचर जो है, फीचर नहीं बोल सकते इसको, बोलोगे क्या, एलिमेंट्स, यानी ये चीजें होनी चाहिए लोकतंत्र में। पहली चीज जो है भागीदारी, लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल होनी चाहिए, भागीदारी, लोगों की भागीदारी, पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन। सेकंड पॉइंट है कि उसमें असमानता नहीं होनी चाहिए, है ना, यानी समानता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? समानता। लोकतांत्रिक सरकार में क्या होनी चाहिए? समानता होनी चाहिए, न्याय होना चाहिए, समानता होनी चाहिए, न्याय होना चाहिए, विवादों को निपटाना आना चाहिए, विवादों को निपटाना यानी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना, इंग्लिश में भी लिख लेते हैं इक्वालिटी, इक्वालिटी, जस्टिस, रिजॉल्व टू कॉन्फ्लिक्ट, रिजॉल्व टू कॉन्फ्लिक्ट। तो ये हमारे जो होते हैं लोकतंत्र के 4 मेन थिंग्स हैं। अगर कोई लोकतांत्रिक सरकार है तो उसके अंदर अगर ये चीजें नहीं तो हम उसे लोकतांत्रिक सरकार नहीं बोलेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसे नोट कर सकते हैं। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए हमें सबसे पहले समझना है पार्टिसिपेशन, लोग पार्टिसिपेट करते कैसे हैं। दूसरा है समानता, इक्वालिटी कैसे लोकतांत्रिक गवर्नमेंट में आपको दिखेगी। थर्ड पॉइंट है जस्टिस, जस्टिस कैसे होता है एक लोकतांत्रिक सरकार में, या फिर कह सकते हो एक जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। विवादों का निपटारा कैसे किया जाता है ये हमें समझना है। ये विवादों होते क्या हैं, कैसे विवाद होते हैं, इनके बारे में ये समझते हैं और थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। एक एक पॉइंट को आपको क्लियर होगा। पार्टिसिपेशन को पढ़ने से पहले आइए एक थोड़ा कहानी सुनते हैं। कहानी है आपकी साउथ अफ्रीका की। किसकी कहानी है? साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका भाई मैच तो देखते होगे ना, उसी वही देश है जहाँ पे AB डिविलियर्स खेलते हैं। कौन खेलते? AB डिविलियर्स खेलते थे, अब तो नहीं खेलते, संन्यास ले लिया। बहुत बढ़िया, मिस्टर 360 है ना, 300 डिग्री में छक्का मार देते थे। चलो देखो, तो साउथ अफ्रीका जो है पहले ऐसा नहीं था। अगर आप देखोगे साउथ अफ्रीका के ज्यादातर प्लेयर्स को तो वो कैसे आपको दिखेंगे, कुछ तो आपको ब्लैक दिखेंगे। कैसे दिखेंगे? आपको ब्लैक दिखेंगे। कुछ कैसे दिखेंगे? ब्लैक। और कुछ आपको दिखेंगे व्हाइट। कुछ कैसे दिखेंगे? व्हाइट। तो ये साउथ अफ्रीका था, यहाँ पे इन्हीं दो लोगों को, मतलब इन्हीं दो लोगों से जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि वहां पे एक जो वर्ग था, यानी एक जो क्लास थी वो थी ब्लैक, दूसरी थी व्हाइट। अब यहाँ पे समझिए आप कि जो ब्लैक की जो पॉपुलेशन थी वो 80% ऑफ साउथ अफ्रीका थी, यानी कि 80% लोग जो थे वो कैसे थे? ब्लैक थे। और जो 20% लोग थे वो कैसे थे? वो थे व्हाइट थे। वो कुछ इंडियन भी थे वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ब्लैक ज्यादा है, तो ये होना चाहिए कि ब्लैक के लिए सारे काम होने चाहिए, बट ऐसा नहीं था वहां पे व्हाइट के लिए सारे जो है लॉ थे और ब्लैक के लिए कुछ था ही नहीं। इनको जो है रंग भेद का सहना पड़ता है। रंग भेद मतलब क्या होता है? रंग भेद मतलब कि कलर के हिसाब से उन पर भेदभाव किया जाना चाहिए, है ना। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि एक बस थी और बस में एक औरत प्रेग्नेंट थी, वो बैठी थी और उस औरत को जब कोई व्हाइट, मतलब कोई ऐसा नियम था कि अगर कोई व्हाइट आ रहा है और कोई ब्लैक बैठा हुआ है तो व्हाइट ब्लैक जो है उठ जाएगा और व्हाइट बैठ जाएगा उसी जगह पे। लेकिन जब वो औरत प्रेग्नेंट थी तो वो उठी नहीं,
और उसी के खिलाफ वहाँ पे आंदोलन हुए। नेल्सन मंडेला आपने सुना होगा, उन्होंने यहाँ पे जो है रंग भेद को खत्म किया। आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि नेल्सन मंडेला डे कब मनाया जाता है। जिसका आंसर सही होगा उसके लिए मैं जो है कमेंट उसका पिन करूंगा। तो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आया होगा कि रंग भेद से यहाँ पे दिक्कत होती थी, यहाँ पे रंग भेद किया जाता था। रंग भेद इसलिए यहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार थी नहीं थी क्योंकि यहाँ पे एक समानता ने कहा थी, समानता है ही नहीं, क्योंकि तुमने व्हाइट और ब्लैक के हिसाब से लोगों को बांट रखा है। स्कूल तो अलग थे, है ना। लोगों को जब यहाँ पे आजादी मिली यहाँ पे कि ब्लैक एंड व्हाइट से, तो बहुत सालों तक तो ऐसा हुआ कि ब्लैक एंड व्हाइट एक ही स्कूल में नहीं जाते थे। अब आज देख लो साउथ अफ्रीका की टीम, उसमें आधे ब्लैक है आधे व्हाइट है। अब कहीं भेदभाव दिखता आपको? अब नहीं दिखेगा, क्योंकि अब वो चीजें खत्म हो गई हैं, वो बहुत साल पहले थी। लेकिन अब तो वहां पे सब ठीक है, अब तो वहां पे डेमोक्रेसी है। पहले डेमोक्रेसी नहीं थी, आज वहां का प्रेसिडेंट भी ब्लैक है। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि भेदभाव किया जा रहा था पहले, किसके हिसाब से? कलर के हिसाब से। अब अमेरिका में यही नस्ल के आधार पे होता है, तुम उस नस्ल के हो, तुम इस नस्ल के हो, इस हिसाब से किया जाता है। तो भेदभाव हर एक कंट्री में होता था। हमारे कंट्री में कैसा होता था? हमारे कंट्री में धर्म के आधार पे होता था। आज भी धर्म के आधार पर हम मरने को उतारू हो जाते हैं। तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो। हम कहते तो हैं कि अनेकता में एकता है, या फिर कह सकते विविधता में एकता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, है ना। लेकिन हम कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम में बटे हुए हैं। हम एक नहीं समझ पा रहे अपने आप को कि हम सब एक हैं। और वो एक इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि जो गवर्नमेंट है वही ऐसा काम करती है। मैं किसी खास पार्टी का नाम नहीं लेता हूं, मैं सबको कहता हूं। जब एक पार्टी गवर्नमेंट करेगी तो दूसरी पार्टी वो उसी धर्म के आधार पर जाएगी। ज्यादातर कोशिश करते हैं कि मैं मेजोरिटी में जाऊं, वो मेजोरिटी हिंदू है तो हिंदू के पीछे पड़े रहता है कि हिंदू खतरे में है, हिंदू ये हो। भाई अगर आप धर्म के आधार पर लोगों को करेंगे तो दिक्कत है। आप दोनों के लिए बराबर लॉ लाइए ना, दोनों के लिए बराबर काम करिए ना, तब आपको कहीं ना कहीं एक लोकतांत्रिक सरकार देखने को अच्छे से मिलती है और वही सही तरीके से गवर्न करती है। बेसिक मुद्दे ये हैं कि लोगों को रोजगार मिले, लोगों को 2 वक्त की रोटी मिल पाए, लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मिले, लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, प्राइवेट एजुकेशन कम से कम हो, लोगों को दिक्कत ना हो, बच्चों को लाइब्रेरी मिले, बच्चों के लिए पढ़ने के लिए कोचिंग्स हो फ्री में। ये सारी चीजें करनी चाहिए गवर्नमेंट को, लेकिन गवर्नमेंट को इन चीजों से मतलब ही नहीं होता। गवर्नमेंट को तो पता नहीं क्या करना होता है। आइए देखते हैं। तो साउथ अफ्रीका में चल रहा था, इसमें क्या था कि इन दोनों के हिसाब से लोगों को जो है मिलने की आजादी नहीं थी कि ब्लैक एंड व्हाइट नहीं मिल सकते आपस में। और क्या था कि वहां पे जो है इनके लिए कोई व्यवस्था मौजूद नहीं थी, कोई इनको मतलब काम भी नहीं देता था। तो इस तरीके से इनका हाल चलता था, इनका बहुत खराब था उस समय। फिलहाल के लिए यहाँ पे जो है 1994 में यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन गई। कहानी बहुत लंबी है, कभी विस्तार में क्लास 9 का पहला चैप्टर आई थिंक वहां पे क्लियर करना है, कोई चैप्टर होगा याद नहीं। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी हुई, ठीक है। क्या भाई 1994 में यहाँ पे डेमोक्रेसी आई, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा यहाँ पे दिक्कत रही होगी। तब जाके यहाँ के लोगों ने विद्रोह किया, एक तरीके रेवोल्यूशन किया, और जाके यहाँ पे चीजें सुधरी। तो कोई भी देश में लोकतांत्रिक सरकार तब है जब वहां पे इलेक्शन जो हो रहे हैं या फिर लोग जो चुने जा रहे हैं वो किसी भेदभाव के बिना चुने जा रहे हैं। आजकल कैसे होता है, तुम मेरी जाति के हो तो तुम मुझको वोट दोगे, तुम नीची कास्ट के हो तो तुम नीची कास्ट वाले को वोट दोगे, तभी वो तुमको ऊंची कास्ट पहुंचाएगा। भाई ऐसा नहीं होता है। अब तुम कास्ट देख के वोट दे लो, या फिर तुम उस व्यक्ति की गुणवत्ता देख कर वोट दो कि वो व्यक्ति कहता क्या है, उसको करना क्या है, उसके व्यक्तित्व में क्या झलकता है, ये आपको पता होना चाहिए। जब तक एजुकेटेड लोग गवर्नमेंट पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे तब तक देश का कुछ होने वाला नहीं है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? आप चाहे कलेक्टर बन जाओ, रहना आपको नेता के अंडर में ही है। और जब वो नेता तुमसे ये कहेगा कि वो काम करो, वो ट्रक जा रहा है उसको जाने दो, उसमें कुछ और रखा है, तुमको नहीं पता है तो ना पता चले, और तुम कर क्या पाओगे, अगर किया तो ट्रांसफर कर देंगे। तो ये दिक्कतें होती हैं एक लोकतांत्रिक सरकार में जब एक भ्रष्ट नेता आते हैं और जो है सही तरीके से काम नहीं होता। फिलहाल के लिए बात करते हैं हम लोग पार्टिसिपेशन यानी भागीदारी की। तो भागीदारी जो होती है लोग 2 तरीके से कर सकते हैं। अब वो 2 तरीके कौन से? पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन 2 तरीके से होता है।
एक तो आप कर सकते हो इलेक्शन के माध्यम से, चुनाव करके। कैसे? आप चुनाव हो रहा है उसमें जाके वोट डाल दो, तो आपने जो है क्या कर दिया, आपने पार्टिसिपेट कर दिया गवर्नमेंट बनाने में, है ना। आपने क्या किया, पार्टिसिपेट किया किस चीज में, गवर्नमेंट बनाने में, है ना। आपने क्या किया, आपने वोट डाला। आपने क्या किया, आपने वोट डाला, और वोट डालने से क्या होगा, वोट डालने से आपने अपना जो है लीडर चुन लिया। आप किसको नेता बनाना चाहते हो आपने सिलेक्ट कर लिया, जिसको आप जिसको आप बना दो उसको आपने बना लिया। यानी आपने क्या किया, गवर्नमेंट को क्या किया, इलेक्ट किया, इलेक्ट गवर्नमेंट। ठीक, किसको इलेक्ट किया, गवर्नमेंट को इलेक्ट किया। अब ये गवर्नमेंट कितने साल तक काम करेगी, 5 साल तक। कितने, 5 साल तक ये काम करेगी। और अगर आप 18 साल के हो, कितने को हो, 18 साल से ऊपर, तो आप वोट डाल सकते हो, और वो गवर्नमेंट 5 साल तक काम करेगी। 5 साल के बाद फिर से री इलेक्शन होंगे, और फिर से जो है आप वोट डालोगे, फिर से नई सरकार या वही सरकार बनेगी। अगर आप वो काम अच्छा की होगी तो आप उसको वोट देंगे, अगर उसने काम नहीं अच्छा किया होगा तो आप दूसरी को वोट देंगे, ताकि वो जो है सरकार आगे बढ़े। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, इनका जो होता है फिक्स टेन्योर होता है कि 5 साल तक होता है। अगर कोई व्यक्ति बीच में ही खत्म हो गया, मान लो कोई प्रधानमंत्री बना, वो बीच में उसकी डेथ हो गई, तो फिर से इलेक्शन होते हैं, या फिर वो चाहे वो पार्टी तो किसी और को भी प्रधानमंत्री बना सकती है। तो ये एक तरीका हो गया कि हम जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है कि हम आंदोलन करें। मान लो कोई चीज हमको नहीं पसंद आई, हमने आंदोलन कर दिया। मान लो कोई ऐसा लॉ लेके आया, जैसे कि अभी देखो MSP वाला था तो कृषि लोगों ने किया, ट्रक वाला मतलब नियम था तो ड्राइवर्स ने किया। ठीक, इसी तरीके से जब कोई दिक्कत होती है, पेपर लीक होते हैं तो स्टूडेंट करते हैं। तो इसी तरीके से पेपर लीक की तो बहुत बड़ी समस्या है। देखो, एक बच्चा पूरे साल भर मेहनत से तैयारी करता है, साल भर किया, 1.5 साल किया, 2 साल किया, एकदम खूब मेहनत से, फिर घर वाले फोन करते हैं कि होगा, कब होगा, नहीं होता। और जब होता भी है, पेपर भी अच्छा गया, तब पेपर लीक हो जाता है। अब हम लोगों का दर्द कौन समझेगा? सरकार को कुछ सोचना चाहिए कि पेपर लीक ना हो, कुछ करो यार, वरना क्या हो। तो अगला तरीका है वो है आंदोलन करके कर सकते हैं। लोग आंदोलन कर सकते हैं और उसके साथ साथ प्रोटेस्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रोटेस्ट। लेकिन याद रखना है, प्रोटेस्ट में किसी तरीके का वायलेंस नहीं होना चाहिए। यानी अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लड़ाई करने लगो उसी में, आप सरकार के एकदम मतलब इस तरीके से देश के खिलाफ बोलो, तो ये नहीं कर सकते हो, है ना, वरना फिर सरकार आपको उठा ले जाएगी। और इस तरीके में ज्यादातर देखने को ये मिलता है कि पुलिस लाठीचार्ज कर देती है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का अधिकार है कि हम जो है सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं अगर सरकार ने कोई गलत काम किया है तो। क्योंकि हमें राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्सप्रेशन है, हम व्यक्त कर सकते हैं, वो उससे आंदोलन के रूप में हो, प्रोटेस्ट के रूप में हो, इस तरीके से हम कर सकते हैं। और उसके साथ हम कैंपेन भी चला सकते हैं। कैंपेन चलाना क्या होता है, किसी एक खिलाफ जो है कैंपेन, इस तरीके जैसे इंटरनेट पे हमने कोई चीज जो है वो हमने ट्रेंड कराना शुरू कर दिया, तो कैंपेन उसको बोलते हैं। कैंपेन कराना हमने उसको स्टार्ट कर दिया, तो कैंपेन भी करा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी 2 तरीके से पार्टिसिपेशन होती है। एक तो हो गया चुनाव, दूसरा हो गया लोगों के आंदोलन और प्रोटेस्ट और कैंपेन से। ठीक, कैंपेन भी हम चला सकते हैं, लोग जो किसी सरकार के खिलाफ या जो गलत काम किए गए उस पर्सनल के खिलाफ भी कर सकते हैं। तो ये जो होता है उसको हम बोलते हैं पार्टिसिपेशन, है ना। पार्टिसिपेट करना, हमारी जो लोकतांत्रिक सरकार है उसमें हम अपना पार्टिसिपेशन करते हैं। उसके बाद हमें पढ़ना है कि रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, यानी हम कैसे एक कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हैं। कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको रिजॉल्व करने की, देखिए कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं वो एक हिंसा का रूप ले लेते हैं अगर उनको सही तरीके से न सुलझाया जाए। तो आइए इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए कि रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, इसको थोड़ा समझेंगे ध्यान से, आई होप आपको समझ में आएगा कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न क्यों होता है, कि कॉन्फ्लिक्ट पैदा ही क्यों हुआ, इसे हमें समझना है। अगर आप कहीं कुछ बनना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आप DM बनना चाहते हो, तो आपको ये पॉइंट एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अभी आप अगर बेसिक शुरू करोगे तो आगे आपको बहुत समस्या नहीं होगी समझने में। तो हम कैसे, यहाँ पे लिखेंगे विवादों का समाधान, विवादों का समाधान। तो विवादों का समाधान कैसे करते हैं? देखिए हमारा जो इंडिया है, यानी जो हमारी जो कह सकते हो इंडिया को हम सोसाइटी अगर बोले, तो इंडिया में जो है इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है कि आप सोच भी नहीं सकते हो कितने अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं। तो हमारी सोसाइटी में डाइवर्सिटी, या फिर किसी भी सोसाइटी में डाइवर्सिटी होती है, और ये सोसाइटी जो है एक डाइवर्सिटी का एक डिस्क्रिमिनेशन का कारण बनती है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होगा? भेदभाव का कारण। कि अगर मान लो मेरी भाषा तुम्हारी भाषा से अलग है तो मैं तुमसे भेदभाव करूंगा, है ना। अगर मेरी लैंग्वेज मेरी अगर धर्म आपका धर्म अलग है तो शायद मैं आपसे भेदभाव करूं।
ये हो सकता है। तो यहाँ पे अगर डाइवर्सिटी है तो डाइवर्सिटी एक रीजन बनता है किसका, डिस्क्रिमिनेशन का, है ना। तो याद रखना डाइवर्सिटी किसका रीजन होती है, डिस्क्रिमिनेशन। इसको मैंने चैप्टर नंबर 2 में आपको अच्छे तरीके से बताया था, फर्स्ट और सेकंड में। अब देखिए डाइवर्सिटी की वजह से जो हमारी कम्युनिटी है सोसाइटी की, कम्युनिटी जो है वो, अगर मान लो फिलहाल यहाँ पे समझते हैं कि डाइवर्सिटी क्यों है, क्योंकि अलग अलग तरीके के लोग हैं। डाइवर्सिटी क्यों, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग तरीके के लोग, अलग उनका लैंग्वेज है, उनकी लैंग्वेज क्या है, अलग है, उनका रीजन अलग है, रिलीजियन सॉरी, उनका रिलीजियन अलग है, और उसके साथ साथ उनका जो है कपड़े पहनने का तरीका भी अलग है। जैसे देखो सिख लोग पगड़ी पहनते हैं ना, इसी तरीके से जो हिंदू लोग होते हैं वो धोती कुर्ता पहनते हैं, ट्रेडिशन। तो ये सब कुछ डाइवर्सिटी के कारण बनते हैं, है ना। इन्हीं की वजह से हम डाइवर्सिफाई है कि हम अलग हैं, हम एक दूसरे से अलग है बट एक, है ना। यानी कि किसी की लैंग्वेज अलग है, बंगाली है तो बंगाली लैंग्वेज है, पंजाबी है तो मतलब पंजाब का है तो पंजाबी लैंग्वेज है। तो ये एक डिस्क्रिमिनेशन का कारण बन जाता है कहीं कहीं पर। तो यहाँ पे समझ पा रहे हो कि डाइवर्सिटी डिस्क्रिमिनेशन का कारण है। तो अगर ये डिस्क्रिमिनेशन का कारण है तो इसमें विवाद उत्पन्न होने की भी संभावना है। जैसे यहाँ पे समझते हैं कम्युनिटी में दो तरीके के लोग हैं, होते तो बहुत सारे तरीके के लोग। मान लो ए एक तरीका है ए, दूसरा एक व्यक्ति है बी। अब मान लो कोई नियम बनना है तो उस नियम के लिए कोई रूल बनाया जा रहा है। अब ये हो सकता है रूल से सहमत हो और ये रूल से ना सहमत हो। तो यहाँ पे अब क्या उत्पन्न होगा, यहाँ पे होगा विवाद। यहाँ पे क्या होगा, विवाद, कॉन्फ्लिक्ट होगा। अगर मान लो हमने ये रूल लगा दिया तो ये तो खुश लेकिन ये नाराज, तो ये विवाद करेगा, ये विद्रोह करेगा कि नहीं ये गलत है। फिर ये अपने सारे लोगों को साथ लेके आएगा कि नहीं ये गलत है, इसको हटाओ, इसको हटाओ। तो यहां पर क्या जरूरत है, यहां पर जरूरत है एक ऐसी गवर्नमेंट की जो विवादों को सही तरीके से समाधान कर सके, सही तरीके से सुलझा सके विवाद को। यहां पे इस तरीके की गवर्नमेंट की आवश्यकता है और वही हमें समझना है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होंगी। अगर कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है तो क्या करेगी, यहाँ पे कोई जो गवर्नमेंट इसको क्या करे, सुलझाए। यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करे, उसको सुलझाए। अब देखो इस कॉन्फ्लिक्ट से क्या हो सकता है, इस विवाद से क्या हो सकता है, इस विवाद से हिंसा हो सकती है। क्या हो सकती है, हिंसा। हिंसा मतलब समझते हो ना, गांधी जी क्या कहते हैं, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा, अहिंसा मतलब कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना, मारपीट नहीं करनी। गांधी जी कहते थे अगर आपके गाल पे कोई एक थप्पड़ मारे आप दूसरा गाल भी हाजिर कर दो, है ना। कहते लड़ाई नहीं करना। और मेरा भी सिद्धांत यही कहता है कि लड़ाई मत करो, लेकिन आपको इतना भी सीधा बन के नहीं रहना कि कोई भी आपको काट के चला जाए। आपको थोड़ा टेढ़ा बनना पड़ेगा, वरना आप जो है आज की लाइफ में सस्टेन नहीं कर पाओगे। कहते हैं ना जंगल में सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं, तो थोड़ा टेढ़ा बनना पड़ेगा। टेढ़ा बनने का मतलब ये नहीं कि ऐसी कमर टेढ़ी कर लो। टेढ़ा बनने का मतलब ये है कि अगर आपसे कोई ऐठ के बात करे तो आप उससे अच्छे से बात मत करिए, क्योंकि जो व्यक्ति आपको नहीं समझ सकता है वो आपको आपके बात करने तक का लायक नहीं। अगर आपको कोई समझने वाला है, अगर आपसे कोई प्यार करने वाला है तो हमेशा उसके साथ रहिए, उसको ज्यादा कोशिश करिए उसको टाइम देने की। लेकिन अगर कोई आपका ऐसा व्यक्ति है जो आपके आगे तो बहुत बड़ाई करता है बट पीछे आपकी बहुत बुराई करता है, ऐसे लोग बहुत सारे हैं जो हमारे पीठ पीछे बुराई करते हैं। हमें उनसे बात नहीं करनी, हमें उनके भाव तक नहीं देना है। हमें अपने आप को अच्छा करना है भाई, वरना फिर हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे। थोड़ा टेढ़ा बन के रहना पड़ता है, ठीक है। और समाज में जो लोग कहते हैं ना कि तुम कुछ कर नहीं सकते हो, उनको एक वक्त दिखाएगा कि तुम क्या कर सकते हो, तुम कितने पावरफुल हो ये तुम बताओगे उनको। तो ऐसे नहीं बताओगे, बोल के नहीं बताना है किसी को, आपको करके दिखाना है। नॉट से इट, सो इट। समझ गए ना मेरी बात को, बोलना नहीं है, करके दिखाना है। कुछ बनना है ना तो बन के दिखाना है, बोलना नहीं कि बनूंगा, बन के आऊंगा तो दिखाऊंगा, नहीं, बन के आ जाऊंगा और फिर तुमको बताऊंगा। ये बात मेरी याद रखना। अगर आप अभी किसी भी पड़ाव पे हो, जो भी कर रहे हो करो, आराम से करो, लेकिन याद रखना कि उन सभी को दिखाना है एक दिन जो तुम्हें कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते, और उन सभी को बताना है कि मैं कर सकता था, कर सकता हूं और अभी भी जो मन करेगा मैं वो करूंगा और मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि मैं अनस्टॉपेबल हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हिंसा हो सकती है, इससे लोगों के अंदर डर आ सकता है, एक तरीके का फियर, लोग डर जाएंगे। अभी मान लो मैं आपको बताता हूँ, मेरा गांव जो है, मेरे गांव से कुछ दूरी पर एक इलाका है, वहाँ पे एक विवाद हुआ था। विवाद किस लिए होता, वहाँ पे हुई थी धार्मिक हिंसा। क्या हुई थी, धार्मिक हिंसा। धार्मिक हिंसा कैसे हुई, देखो मैं किसी भी धर्म का विरोधी नहीं हूँ, मैं किसी धर्म का सपोर्टर नहीं हूँ। हाँ, अपने धर्म को मैं पूरी तरीके से मानता हूँ, उसका खुल के समर्थन करता हूँ, बट
मैं उसको ओपनली कहीं पर कहता नहीं हूँ, क्योंकि हमें जो है एक तरीके से धर्मनिरपेक्ष होकर बातों को रखना चाहिए। जहाँ पे अपना धर्म है वहाँ पे अपनी बातों को रखना चाहिए। आइए समझते हैं। तो धार्मिक हिंसा क्या थी वहाँ पे, देखिए उस समय दुर्गा पूजा चल रही थी, यानी जो माता जी को ले जाया था, और उसी समय जो है जो ईद या फिर कुछ बोलते हैं उसको याद नहीं आ रहा, हाँ, जिसमें ताजिया लेके जाया जाता है। तो वहाँ पे वही कॉन्फ्लिक्ट था कि एक टाइम पे दोनों को जाना था। अब यहाँ पे अगर उस जगह पे जो है पुलिस अपना अच्छे से काम करती तो ये चीज़ें नहीं होती, है ना। लेकिन पुलिस की यहाँ पे गैर मौजूदगी, और जो वहाँ के जो भी रहे होंगे भाई डीएम वगैरह यहाँ के, उनको थोड़ा देखना चाहिए भाई हमारे जिले में चल क्या रहा है। आपका जो जिला है वो हर एक गांव आपका है, आपके जिम्मे है। अगर कहीं पर कुछ होने वाला है पहले से आपको सोच के रखना पड़ेगा मुझे करना क्या है, तभी आप एक सही मानने में आप जिलाधिकारी हैं, वरना आप नहीं है। आपको चारों तरफ सोचना पड़ता है, हाँ उस गांव में ये हो सकता है, उस गांव में ये हो सकता है, वो गांव संवेदनशील है, वहां पे ऐसे मामले देखने को मिलते हैं, तो वहां पे पहले से करिए कि जब आपकी ताजे निकलने वाली हो तो आप एक समुदाय को समझाइए, या फिर दोनों समुदाय के जो प्रमुख नेता हैं या प्रमुख व्यक्ति हैं उनको समझाइए कि आप इस टाइम पे लेके जाइएगा, आप इस टाइम पे लेके जाइएगा। हमें यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता को अपनाना होगा, हमें किसी एक खास धर्म को नहीं लेके चलना होगा। अगर हम ये करके चलेंगे तो वी आर नॉट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और वैसे भी हम यही देखते हैं कि अगर ये हो रहा तो भाई हम ये नहीं कहते कि तुम ना लेके जाओ, ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे भाई, उनका भी एक मतलब मानता है, उनकी भी एक मान्यता है, तो दोनों को बोलो थोड़ा टाइम का जो है यहाँ पे इंटरलिंकिंग कर लो कि तुम थोड़ा पहले ले जाना, थोड़ा बाद में ले जाएंगे, फिर वो थोड़ा पहले हम बाद में ले जाएंगे, या फिर दूसरा रास्ता चुन लो। अगर दोनों को वही रास्ता तो टाइम चेंज कर लो। अब अगर अब इतने भी नहीं मान रहे तो गवर्नमेंट के पास सीधा कि नहीं लेके जाना है, नहीं लेके जाना तो नहीं लेके जाना है, जो मन है वो कर लो, नहीं लेके जाना। लेकिन एक धर्म के व्यक्ति को आप कहेंगे तुम जाओ, तुम नहीं जा सकते, दिस इज नॉट फेयर। समझ गए ना मेरी बात को। तो ये हुआ था, और उसकी चक्कर में जो है पुलिस की वैन को दौड़ाया गया था, पुलिस भाग रही थी पीछे, और एक तरफ जो है दूसरा समुदाय जो है लेके उनको भगा रहा था, है ना। इस तरीके से पत्थरबाजी चल रही थी। तो बहुत सारी यहाँ पे समस्या है कि अब से बहुत ज़्यादा साल हो गए, 5, 6, 7, 8 साल हो गए। जब मैं बहुत छोटा था तब मैं ये बात सुनी थी कि पुलिस की वैन को पीछे, पुलिस की वैन बैक गियर में पीछे भाग रही थी, है ना। तो ये हुआ था। तो बहुत सारी समस्या, धार्मिक हिंसा भी इसका कारण बन सकती है। तो धार्मिक हिंसा भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है हमारे उसमें। और इन जैसे हिंसा है, डर है, अब ये विवाद के कारण उत्पन्न होते हैं। अब अगर विवादों को हमें कम करना है, विवाद कम करना है, विवाद खत्म करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक ऐसी गवर्नमेंट बनानी होगी जो रिस्पॉन्सिबल हो इन सब चीजों के लिए। गवर्नमेंट क्या हो, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती कि नहीं भाई इन सब चीजों के लिए। अब किया किसने, लोगों ने किया। तो लोगों के अंदर उस डर को बनाना कि गवर्नमेंट है, अगर तुम कुछ गलत करोगे तो गवर्नमेंट तुम्हारी खाल उधेड़ देगी। तो गवर्नमेंट क्या होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए। और ये रिस्पॉन्सिबल कब होती है, जब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो हमारे पास है नहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमें बहुत हेल्प मिलती है ना। क्योंकि हेल्प क्या भाई, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही सर्वो है ना, सर्वोपरि। कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है किसी भी देश का, वो उस देश के लिए एक तरीके का कह सकते हो वरदान होता है। अगर हमें जो है ऐसी ऐसी अधिकार ना मिले होते जो आज हमको एक नागरिक बनाते, तो शायद अब तक जो सरकारें बनी है ना वो हमको खा गई होती, नंगा बेच दिया होता हमको दूसरे देश के सामने। लेकिन नहीं कर सकती क्योंकि हमारे पास संविधान है। समझ रहे हो ना, संविधान है तभी हमें। और भी जागने का वक्त है, जाग जाओ वरना फिर ऐसे ही बिकोगे। संविधान में संशोधन किया जा सकता है ना। हाँ, लेकिन एक और बात है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान को, उसको नहीं बदला सकता। आगे समझेंगे इसके बारे में कभी। फिलहाल के लिए तो यहाँ पे रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट आपको समझ में आ गया, वही मैं ज़्यादा बोल देता हूँ। फिलहाल के लिए कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी सब चैप्टर को खत्म करने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब छोटा सा एक और टॉपिक बचा है, इक्वेलिटी और जस्टिस। दोनों को समझ लेते हैं, बस काम खत्म। इधर रखो इक्वेलिटी और इधर रखो जस्टिस। इसको हिंदी में बोलते समानता, इसको बोलते न्याय। तो देखिए समानता और न्याय में डिफरेंस क्या है। देखिए अगर समानता नहीं होगी तो किसी भी के साथ जस्टिस नहीं हो सकता। पहले यहाँ पे समझिए। देखिए जो हमारा समाज है ना वो बहुत तरीके के वर्गों में बटा हुआ है, धर्म के हिसाब से, जाति के आधार पे, है ना, और नस्ल के आधार पर, रंग के आधार पर, और जो है एक तरीके कपड़े के आधार पर। इस तरीके से हमारा जो पूरा देश है वो बहुत तरीके से बटा हुआ है। फिलहाल के लिए हम बात करते हैं जो हमारी सोसाइटी में कास्ट सिस्टम है, उससे यहाँ पे हम बात को रखना चाहेंगे। हमारी सोसाइटी में कौन सा सिस्टम, कास्ट सिस्टम। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है।
अगर कोई एक व्यक्ति अगर कोई एक व्यक्ति किसी लड़की से शादी करना चाहता है, अगर वो उस कास्ट की नहीं है, तो शादी पॉसिबल तो है, लेकिन जब तक गवर्नमेंट जॉब नहीं होगी, ठीक है। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है अगर सेम कास्ट का जो है यहाँ पे नहीं होता, लव मैरिज होती नहीं है। पॉसिबल है, लेकिन जब लड़का क्या हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। लेकिन हो सकता है, करो मेहनत, हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कास्ट सिस्टम हमारी सोसाइटी में भरा पड़ा है। तुम इस कास्ट के हो, तुम उस कास्ट के हो। अगर आप पंडित हो तो पंडित में 75 कास्टें आती हैं। गोत्र मैच कर गया तो भाई शादी भूल जाओ, ठीक है। तो अलग अलग तरीके की यहाँ पे चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं कि कास्ट सिस्टम में इतनी ज्यादा कास्टेस हैं कि आप सोच नहीं सकते हो। इसी कास्ट सिस्टम में छुपा हुआ है अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का मतलब क्या है कि आप जो है टच नहीं कर सकते, इसको इंग्लिश में लिखते हैं अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी, ठीक है। तो अनटचेबिलिटी हमारे सोसाइटी में भरी पड़ी है। और आपको पता है हमारा जो संविधान है, क्या हमारा जो संविधान है, संविधान सर्वोपरि है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना। तो संविधान का जो आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 17 इस चीज का अंत करता है ना। क्या करता है, इस चीज का अंत करता है, छुआछूत का अंत करता है, अनटचेबिलिटीज को यहाँ पे खत्म करता है। याद रखना है कि कोई किसी से भी हम अस्पृश्यता नहीं कर सकते हैं, हम अनटचेबिलिटी नहीं दिखा सकते कि वो अलग धर्म का है, वो अलग लैंग्वेज बोलता है, इस सब चीजों से, ठीक है। तो ये जो है अनटचेबिलिटी किस कारण हो रहा है, कास्ट सिस्टम की वजह से। अगर कोई ऊंची कास्ट है, लोअर कास्ट को नीचे बैठने को बोलता है। हम आपको बताएं, हमारे घर में क्या था पहले, बहुत अब से 5 से 7-8 साल पहले, कि हमारी दादी थी। तो दादी जो थी वो एक हमारे गांव में जो एक अलग कास्ट थी, मतलब छोटी कास्ट थी। तो वो लोग जब आते थे ना तो नीचे बैठते थे, और मेरा उनसे काफ़ी अच्छा बॉन्डिंग था। वो आंख से देख नहीं पाती थी, तो मैं उनके साथ जाता था अक्सर। तो वो जब आती थी जमीन पर बैठती, तो मैं सोचता था जमीन में क्यों बैठे। बट मैंने इसके बारे में पढ़ा कि कास्ट सिस्टम है, कि लोग जो है वो नीची कास्ट की हैं, तब उनको नीचे बैठाया जा रहा है। तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और अभी भी ये चीज़ें हैं कि वो जब उनको छू लेती हैं ना तो वो नहाती हैं, सोचो नहा लेती हैं। ये था, अब तो भाई वो लोग जिंदा ही नहीं रहे, तो अब कास्ट सिस्टम रहेगा नहीं। लेकिन फिलहाल के अब कास्ट सिस्टम ये वाला नहीं, अनटचेबिलिटी, ये तो अंत हो गया। लेकिन अब कौन सा है, अब तुम अलग कास्ट के हो तो तुम हमसे मतलब बिल्कुल अलग हो। हमने पहले से कुछ जो है स्टीरियोटाइप माइंड्स बना रखे कि देखो जैसे कोई मुस्लिम है तो वो आतंकवादी होगा, अगर कोई मुस्लिम है तो वो मर्डरर होगा। इस तरीके से हमने बहुत सारे जो अपने दिमाग में बना रखे हैं, तो वो हमें खत्म करने चाहिए। तो अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा हमारे समाज में बढ़ी थी, लेकिन अब फिलहाल के लिए है नहीं। तो अनटचेबिलिटी खत्म हुई एजुकेशन से। किससे खत्म हुई, एजुकेशन, लोगों को एजुकेशन मिला, उससे जो है अनटचेबिलिटी खत्म हुई। एजुकेशन से अनटचेबिलिटी खत्म हो जाती है। भाई पढ़े लिखे हो तो उनको पता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति हर एक समान है। जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पढ़े लिखे थे, तो उनसे लोग पढ़े लिखे होने के बाद उनसे छुआछूत करते थे, लेकिन बाद में उनको पता चला, उन्होंने इतनी सारी PhD कर ली कि लोग उनको बहुत सम्मानित नजर से देखते थे। तो वो इस समय बहुत अलग बात है कि उन्होंने इतनी ज़्यादा शिक्षा ली और उसके बाद शिक्षा को मतलब जो है सभी तक पहुंचाया। और मैं कहना चाहूँगा जो लोग नीची कास्ट से हैं, आप लोग खूब पढ़ाई करिए, इतनी पढ़ाई करिए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बनिए। आप जो है इस समाज में कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट करिए। आप पीछे नहीं हैं, आप हमेशा आगे हैं। और मैं भी उसी कास्ट का तो नहीं हूँ, लेकिन मैं उससे थोड़ा ऊपर हूँ, मैं OBC हूँ। लेकिन कास्ट सिस्टम हमारे समाज में नहीं होना चाहिए। जो लोग पीछे रह गए उनको आगे लाने के लिए कुछ करना होगा, मेहनत करनी होगी, पढ़ाई करनी होगी और आगे बढ़ना होगा। बस आगे बढ़िए और आपकी ये दुनिया आपके कदमों में होगी। अगर आप मेहनत करते हो, पढ़ाई करते हो और किताबों को पढ़ते हो, नॉलेज लेते हो, समाज को पढ़ते हो, आप हमेशा आगे बढ़ोगे। आइए आगे बढ़ते हैं फिलहाल के लिए। तो ये क्या हो गया कि यहाँ पे जो है अनटचेबिलिटी थी, तो ये एक अनइक्वलिटी हुई कि नहीं, अनटचेबिलिटी क्या छू नहीं सकते भाई। तो ये क्या हुई, अनइक्वलिटी हुई, इक्वलिटी थोड़े ना हुई। तो हमें समाज में इक्वलिटी लाना होगा, हमें किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करना होगा। आर्टिकल नंबर 15 कि हम किसी से 5-6 हज़ार रुपये जो है किसी भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो आपको समझना होगा कि हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं किसी से, समानता दिखानी होगी, समानता का अधिकार आर्टिकल नंबर 14 से, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है ना। हम कहीं पर कोई हॉस्पिटल है, कहीं पर ट्रांसपोर्टेशन है, बस में जा रहे हो, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, भेदभाव नहीं करेंगे कि तुम उसके हो तो उठ के जाके उधर बैठो जाके, ऐसा थोड़ा ना करेंगे कि तुम अगर नीचे कास्ट के तुम्हारे सीट इधर नहीं, तुम जाओ पीछे बैठो जाके, ऐसा थोड़ा ना करेंगे भाई। छुआछूत अब नहीं है, लेकिन यहाँ पे नहीं, ये गाँव में है लेकिन शहरों में नहीं है बहुत जगह पे अभी, ठीक है, फिलहाल के लिए। तो ये हो गया आपका इक्वलिटी। जस्टिस क्या है, जस्टिस सिर्फ इतना है कि लोगों से समान व्यवहार करना ही जस्टिस है। समानता समझ में आई, वही जस्टिस है। अगर आप समानता करोगे तो जस्टिस मिलेगा।
लोकतंत्र सरकार में सबसे बड़ी बात होती है कि समानता ही आपको जो है न्याय दिलाती है। अगर कोई व्यक्ति बहुत पैसे वाला है, अगर कोई व्यक्ति बहुत गरीब है, लेकिन उसके साथ अगर अत्याचार हुआ है और अगर उस अत्याचार के खिलाफ सरकार उसके लिए लड़ रही है और व्यक्ति वो जीत जाता है, इसका मतलब है लोकतंत्र की जीत हुई, ना कि एक जो है पैसे वाले व्यक्ति की जीत हुई। लेकिन अभी हमारी सोसाइटी में ये नहीं है भैया। जिसके पास पैसा है वो पुलिस तक खरीद लेती है, जिसके पास पैसा है वो सरकार को भी खरीद सकती है। इलेक्टोरल बॉन्ड तो सुना ही होगा ना। तो यहां पे समझ सकते हो कितना बड़ा, बहुत बड़ा वाला स्कैम चल रहा है। तो आपको समझना होगा कि चल क्या रहा है, आपको पढ़ना होगा। नहीं पढ़ रहे हो तो कोई मतलब नहीं आपकी लाइफ का। आप सिर्फ इस दुनिया में किस लिए पैदा हुए हो? पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए। पढ़ाई करो, मेहनत करो, समाज का कल्याण करो। मैं अपना काम कर रहा हूँ, एक तो काम कर रहा हूँ पढ़ाई करना, दूसरा काम है आपको पढ़ाना। कोशिश करता हूँ जो चीज़ें मुझे समझ में आती है वो मैं आपको बताऊँ। बस आपको समझने की आवश्यकता है, आप समझने की कोशिश करिए, आप नॉलेज लेने की कोशिश करिए, फालतू की चीज़ों को मत देखिए। आप देखते हो एलविस यादव, आप देखते हो ऐसे यूट्यूबर्स को जो गाली देते हैं, इनको देख के आपको क्या समझोगे? इनको देख के आपको क्या आएगा? सिर्फ इतना आएगा कि गाली कहाँ पे देनी है, कैसे देनी है। आप पढ़ाई करो ना, जब पढ़ाई करोगे तभी तो इस दिमाग को खोल पाओगे, तभी तो तार्किक सवाल कर पाओगे, वो समझ पाओगे चीजों को। तो न्याय क्या है? न्याय है समान व्यवहार करना। न्याय क्या है? समान व्यवहार करना। लोगों से क्या करना? समान व्यवहार करना। समान व्यवहार। लोगों से क्या करें? समान व्यवहार। एक तरीके से कोई एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति है, अगर कोई विवाद हुआ तो हम दोनों की तरफ देखें, ये ना देखें कि वो किस कास्ट का है, हम ये देखें कि विवाद क्या है, मसला क्या है आखिर में इस जगह पे। ये चीजें हमें देखनी चाहिए। आइए कुछ शब्द है उनको समझने की कोशिश करते हैं। रंग भेद क्या होता है? रंग भेद होता है कि सेपरेट द बेस ऑफ कलर, यानी हम किसी को कलर के हिसाब से अगर अलग करते हैं तो उसे हम रंग भेद बोलते हैं। इसको अपार्थाइड बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है रेस। रेस का मतलब नस्ल, तुम उस नस्ल के हो, तुम ब्लैक नस्ल के हो, तुम व्हाइट नस्ल के हो, ये भी एक तरीके से रंग भेद ही हुआ। उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव क्या है? जिसको हम वोट देके इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं। अगला है पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन क्या होता है? पीपल इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, यानी जो लोग गवर्नमेंट बनाने में होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? भागीदारी बोलते हैं, यानी कि पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेटर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट। विवाद क्या होता है? हम धर्म जाति के आधार पर, धर्म जाति लैंग्वेज इन सब के आधार पर क्या करते हैं? भेदभाव करते हैं, उससे एक विवाद उत्पन्न होता है और उसे ही विवाद कहते हैं। सिंपल सी बात है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ये चैप्टर आपको समझ में काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर था पूरा का पूरा। आई होप आपको समझ में आएगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आपको समझने में काफी हेल्पफुल होगी। अगर आपको समझ आए तो प्लीज लाइक करना। जितना भी मैंने लिखाया बोर्ड पे ना उसको नोट कर लो, एट अपने नोट्स में बना लो और उसको जब भी मौका मिले तो उसको रिवाइज करने की कोशिश करना। अगर आप कमेंट करते हो तो मैं आपके लिए ऐसे और वीडियोस लेकर आते रहेंगे ताकि आपको चीजें समझ में आती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।